फिदाए जान किस्त नंबर 20। सुल्तान अमशाल को बाहों में उठाए उस सुनसान हरे भरे जंगल में चल रहे थे। अमशाल जो इस वक्त होश में थी, वो अपने हाथ उनकी गर्दन पर रखे उनके चेहरे के खदोखाल को देख रही थी। बहार का मौसम था। उस बर्फानी जगह में बर्फ़ की जगह खूबसूरत जंगली फूलों की चादर हर तरफ फैली हुई थी। उन दोनों को वो नौजवान पास के एक छोटे से क्लिनिक में छोड़कर चला गया था। अमशाल की पट्टी कराने के बाद सुल्तान उसे लिए उन लोगों से बचने के लिए उस जंगल की तरफ ले आए थे। तभी सामने एक फूलों में गिरे छोटे से लकड़ी के घर को देखकर सुल्तान आलम शाह ने अपने कदम इस घर की तरफ बढ़ा दिए। कपल लैंड। घर के सामने पहुंचकर जब उन दोनों ने बाहर लगे बड़े से बोर्ड पर लिखा नाम को पढ़ा, तो हैरत से दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए एक साथ बोल उठे। अमशाल उनकी नज़रों पर तेज़ी से अपनी आंखें हटाकर बोर्ड के नीचे लिखे रूल्स को पढ़ने लगी, तो उसे बोर्ड पर नज़रें जमाते हुए देखकर उन्होंने भी बोर्ड की जानिब देखते हुए उन रूल्स को पढ़ना शुरू कर दिया। ये घर एक इटालियन कपल ने इसलिए बनाया था ताकि वो यहाँ इस सुनसान हरे भरे जंगल में अकेले गुजारे। वो एक साल तक यहाँ रहे और ये घर इसी तरह छोड़कर अपने मुल्क चले गए थे। लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपनी तरह दुनिया से कट कर कपल्स के लिए इस घर के दरवाजे खोल दिए थे। मगर बोर्ड पर लिखे उनके रूल्स के मुताबिक यहाँ सिर्फ कपल रह सकते थे और कोई नहीं। कुदरत की जानिब से हमें इतना खूबसूरत मौका मिला है बेगम, क्यों ना हम इन कपल्स के बनाए हुए रूल्स को फॉलो करें। सुल्तान जब रूल्स पढ़े तो उन्होंने शरी नज़रों से अमशाल की जानिब देखते हुए कहा, सुल्तान आप भी ना, इस वक्त हम मुसीबत में हैं और मेरी पुश्त पर चाकू लगने की वजह से मुझे इतना दर्द हो रहा है और आपको अपने रोमांस की पड़ी है। अमशाल ने घूरते हुए उनकी जानिब देखते हुए कहा, अरे मुझे रोमांस की नहीं पड़ी है बेगम, वो तो इस बोर्ड पर रूल्स वाली लाइन में सबसे ऊपर वाली लाइन में लिखा है, नो फाइट ओनली रोमांस। और अगर हम सिर्फ फाइट करेंगे तो हमें वो अंदर बैठा कुत्ता बाहर निकाल देगा। सुल्तान आलम शाह ने अमशाल के रुखसार को अपने लबों से छूकर सामने अंदर घर के खूबसूरत फूलों से सजे सहन में खड़े स्याह कुत्ते की जानिब इशारा करते हुए कहा, ये देखो जाना, इस बोर्ड पर इस कुत्ते के बारे में भी रूल्स में लिखा हुआ है। ये उन लोगों का कुत्ता है जो उन्होंने यहाँ कपल पर नज़र रखने के लिए छोड़ा है। सुल्तान ने बोर्ड की जानिब अमशाल को मुतवज्जा कराते हुए कहा, क्योंकि अगर किसी कपल के दरमियान फ़ाइट हुई तो ये कुत्ता उन कपल्स को बाहर का रास्ता दिखा देगा। देखो डार्लिंग, तुम्हारे घूरने पर वो हमें कैसे घूर रहा है। सुल्तान आलम शाह ने उसका चेहरा उस जानिब किया जहाँ वो कुत्ता खड़ा वाकई उन्हें बुरी तरह से घूर रहा था। कुत्ता उनकी जानिब देख रहा था। उनको अपनी तरफ देखते हुए देखकर वो खूनखार नज़रों से उन्हें देखने लगा। सुल्तान, वो हमें ही घूर रहा है, प्लीज़ चलें, यहाँ से चलते हैं वरना ये हमें काट लेगा। अमशाल सामने सहन में इतना बड़ा कुत्ता देखकर डर के मारे सुल्तान के चौड़े सीने से चिपक कर लग कर उनसे बोली, मैं अभी उसके सामने एक काम करूँगा तो मजाल है ये हमें काटे जाना। सुल्तान ने अमशाल को लिए अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ाते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कैसा काम सुल्तान। अमशाल ने हैरानगी से उनकी जानिब देखा। सुल्तान आलम शाह उसकी बात का जवाब दिए बगैर उसके लबों पे झुके। अचानक इस अमल से अमशाल की आंखें बड़ी हो गई। वो कुत्ता सुल्तान की इस हरकत पर सहन से बाहर निकल गया। कुत्ते के बाहर निकलने के बावजूद भी सुल्तान ने उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद नहीं किया। वो उसे अपनी बाहों में लिए सामने रखे लकड़ी से बने सोफ़े पर ले जाकर उसे लिटाकर उसके दोनों हाथ पकड़कर पीछे रखकर कुशन में धंसाकर अपना लम्स उसकी गर्दन पर छोड़ने लगे। अमशाल उनकी गुस्ताखियों पर उनकी तंग गिरफ्त में पूरी तरह से कसमसाने लगी। उसके मचलने पर सुल्तान ने उसकी नाजुक कमर को सख्ती से पकड़ा, तो उनकी सख्ती से पकड़ने पर अमशाल के मुंह से एक सिसकारी निकली। रुक जाए प्लीज़ सुल्तान, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़े ना मुझे। अमशाल उनके चौड़े सीने पर अपने नाजुक हाथ रखकर उनकी तरफ देखती हुई बोली, डार्लिंग, अगर मैं रुक गया ना तो वो जलाद यहाँ आकर हमें इस अंधेरे जंगल में कुत्तों की तरह भगाएगा। सुल्तान थोड़ा सा ऊपर होकर सोफ़े के ऊपर जगमगाते झूमर की रोशनी की वजह से रोशन अमशाल के चेहरे को देखते हुए
اس کے سرخ لبوں پر انگلی پھیرتے ہوئے گھمبے لہجے میں بولے۔ لیکن میری کمر، امشال نے درد سے تڑپ کر کہا۔ بہت خون بہہ رہا ہے جان، تم رکو، میں ابھی میڈیکل باکس ڈھونڈ کر آتا ہوں۔ اس کی تڑپتی آواز پر سلطان عالم شاہ اس کے اوپر سے ہٹے اور پریشانی سے اسے اٹھا کر اس کی پشت کو اپنی طرف کر کے اس کے فراک پر لگے خون کو دیکھ کر اس کی فراک کی زپ کھول کر شولڈر کی جانب سے اس کی فراک کو نیچے کی طرف سرکانے لگے۔ امشال جو درد کی وجہ سے اپنی آنکھیں موندے اپنے لبوں کو دانتوں کے تلے دبائے ہوئی تھی، ان کی اس حرکت پر شرم و حیا سے اپنے دانت لبوں میں گاڑ گئی، جس کی وجہ سے اس کے لبوں سے خون بہنے لگا۔ سلطان کا رخ اس کی پشت کی جانب تھا، اسی وجہ سے وہ اس کے گلزار لبوں سے نکلتے خون سے انجان، سامنے اس کی گوری کمر پر بہتے خون کو دیکھتے فکر مندی سے بول کر اپنی جگہ سے اٹھے اور پریشانی سے اس چھوٹے سے گھر میں میڈیکل باکس ڈھونڈنے لگے۔ چھوٹے سے کچن میں انہیں ایک چھوٹا سا باکس ملا تو وہ اسے لیے واپس صوفے کی جانب بڑھے اور سامنے ٹیبل پر باکس کو رکھ کر امشال کو پیٹھ کے بل لٹا کر باکس کے اندر سے ایک روئی نکال کر اس کی مدد سے اس کی کمر پر لگے خون کو صاف کرنے لگے۔ امشال ان کی انگلیوں کے لمس اپنے کمر پر سرکتے ہوئے محسوس کر کے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر سامنے رکھے کشن کو پکڑ کر سختی سے اس کشن کو جکڑ کر اپنے اوپری لب سختی سے نچلے لب میں دبا کر بری طرح سے کانپنے لگی۔ چلو جانم، اندر روم میں چل کر ہم اپنا ادھورا کام ختم کرتے ہیں۔ اس کے لرزتے وجود کو دیکھ کر انہیں ایک شرارت سوجی تو اس پر جھک کر اس کی گوری پشت پر اپنا ایک ہاتھ رکھ کر اس کی گردن سے نیچے کمر کی طرف لے جاتے ہوئے اس کی نرم ملائم پشت پر بے باکیت سے پھیرتے ہوئے اور اس کے کان کی لو کو اپنے دانتوں میں دھسا کر اپنی گرم سانسوں کو اس کے نازک گردن پر چھوڑ کر اپنا دوسرا ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھ کر پیار سے پھیرتے ہوئے بے باک انداز میں بولے۔ سلطان پلیز، ابھی مجھے وقت چاہیے، میں اس سب کے لیے ابھی ریڈی نہیں ہوں، پلیز ابھی نہیں۔ امشال جو شرم کے مارے اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے تھی، ان کے مضبوط ہاتھوں کے لمس اپنے نازک سراپے پر تیرتے ہوئے محسوس کر کے لرزتی ہوئی بولی۔ اوکے جانم، ابھی تمہارے منع کرنے پر تمہیں چھوڑ رہا ہوں، لیکن جس دن تم نے مجھے اپنا آپ سونپا نا، تو اس دن تم میرے پاگل پن اور شدتوں سے سمجھ جاؤ گی کہ میرے دل میں تمہارے لیے کتنا جنون ہے۔ سلطان عالم شاہ نے اس کے کانپتے وجود کو اپنی مضبوط آغوش میں لے کر اور اسے کسی نازک کلی کی طرح اپنے سے لگا کر جنونیت سے بولے۔ امشال ان کے سینے سے لگانے پر اپنی آنکھیں موند کر ان کی باتیں سننے لگی۔ سلطان عالم شاہ جو اسے باہوں میں بھر کر صوفے پر لیٹے اسے اپنے اوپر کیے اس سے اپنے احساس کے بارے میں بتا رہے تھے۔ تبھی امشال کی سانسوں کو بھاری محسوس کر کے انہوں نے اپنی نظریں نیچے جھکا کر اسے دیکھا، جو اس کی باہوں میں گہری نیند سوتی کسی خرگوش کی طرح لگ رہی تھی۔ انہوں نے اس کے معصوم چہرے کو پیار سے تکتے ہوئے اس کی پیشانی پر جھک کر اپنا محبت بھرا لمس چھوڑا اور پھر اسے اپنی باہوں میں کس کر اپنی آنکھیں بھی موند گئے۔ ایس ایچ او صاحب، مجھے آپ سے ایک کیس کے سلسلے میں کچھ بات کرنی ہے، کیا آپ اس وقت فری ہیں؟ راکم اسٹیشن کے گیٹ سے باہر نکلا تبھی پیچھے سے ایک لیڈی آفیسر نے اسے روکتے ہوئے کہا۔ ساحر، جو صبح راکم کے ہاتھوں بنی اپنی درگت کی وجہ سے ابھی تک غصے سے جل رہا تھا، اسٹیشن کے گیٹ کے باہر اس سرپھرے کے ساتھ اپنے ڈپارٹمنٹ کی لیڈی آفیسر کو دیکھ کر اسے اپنا انتقام لینے کا سنہری موقع ملا۔ وہ سب کی ٹیبل پر گلدستے کے اندر سجے پنک روز کو، جو کہ کانسٹیبل ہمیشہ سب کی ٹیبل پر رکھتا تھا، نکال کر ان پنک روز کو لیے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ سجا کر اوپر ٹیرس کی جانب بڑھا۔ جی، راکم نے بات کرنے کے لیے اپنے لب جیسے ہی کھولے تبھی اوپر سے پنک روز کی پنکھڑیاں ان دونوں پر گرنے لگی۔ لیڈی آفیسر جو راکم کی ڈیشنگ پرسنالٹی کی وجہ سے پہلے ہی دیوانی ہو گئی تھی، اچانک سے اپنے اوپر پنک روز گرتے ہوئے دیکھ کر لبوں پہ مسکراہٹ سجا کر راکم کی جانب شرما کر دیکھنے لگی۔ دوسری طرف ساحر جو ٹیرس پر بیٹھا ایک ایک پھول کے پتے توڑ کر نیچے پھینک رہا تھا، اس لیڈی آفیسر کو شرماتا ہوا دیکھ کر شریر مسکراہٹ چہرے پر سجا کر راکم رحیم شاہ کی جانب دیکھنے لگا، جس کا چہرہ شدید غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔
साहिर अब फूल फेंकना छोड़कर उसका रिएक्शन देखने लगा। ऊपर से फूल गिरना बंद हो गए तो राकिम सुकून की सांस लेकर अपनी बात कहने के लिए अपने लब खोलने लगा। तो साहिर उसे फिर से बात करने के लिए लब खोलता हुआ देखकर दूसरा फूल उठाकर उसी तरह पत्तियां तोड़ तोड़ कर उन पर गिराने लगा। राकिम रहीम शाह की जब नज़रें ऊपर बैठे साहिर पर पड़ी तो वह शदीद गुस्से से अपनी मुठ्ठियां कसकर लंबे लंबे कदम लेकर वापस स्टेशन के अंदर दाखिल हुआ और गुस्से से टेरेस की जानिब बढ़ा। वो सॉरी, दरअसल ये फूल सड़ रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना ऊपर जाकर उन्हें हवा में उड़ा दूं, लेकिन ये ऊपर उड़ने के बजाय तुम्हारे और लेडी ऑफिसर के ऊपर गिर गए। साहिर, जो इस सर फिरे डेविल की नज़रों में आने की वजह से ऊपर हड़बड़ा कर छुपने के लिए कोई जगह तलाश कर रहा था, सामने से उसे आते हुए देखकर खिसियानी हंसी हंसते हुए बोला, बहुत शौक है ना ऐसे बोल्ड आइडियाज़ सोचने का तुम्हें। कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हारा ये शौक भी पूरा कर देता हूँ। राकिम रहीम शाह ने सख्त नज़रों से उसे घूरते हुए जवाब दिया। क्या क्या मतलब? साहिर ने हकलाते हुए कहा, ज़्यादा बात मेरे सामने मत करो क्योंकि मुझे बोलने वाले लोगों से भी चिढ़ है। तुम यहाँ जितने कोटे हैं उन पर जाकर उस आर के आदमियों पर नज़र रखोगे। उंगली उठाकर घूरते हुए कहा, वो क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कितनी ड्रग्स स्मगल करते हैं, सब के मुतालिक पता करके मुझे रोज़ वापस आकर अपडेट दोगे, समझे? अब जाओ यहाँ से, तुम्हारा टाइम शुरू होता है। अब टेक टेक वन, टेक टेक टू। राकिम रहीम शाह ने अपनी स्याह रिस्ट वॉच पर उंगली रख कर आखिर में बोला तो उसकी बात पर साहिर चेहरे पर संजीदगी सजाकर वहाँ से भाग निकला, क्योंकि वो अब इस सर फिरे के हाथों अपनी हड्डी मज़ीद नहीं तुड़वाना चाहता था। भाई, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। ये देखो, मेरे शौहर का एक हाथ कटा हुआ है। मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। मेरा शौहर भूखा है और मेरी बेटी भी भूखी है। पाकीज़ा राजपूत सामने एक लंबे तिरंगे फ़कीर को देखकर चेहरे पर शरीर मुस्कुराहट सजाकर नीचे गिरे एक कोहले से अपना खूबसूरत चेहरा स्याह करती और अपनी मुलाजमा का बड़ा सा दुपट्टा लेकर और उसकी बेटी को उससे लेकर उसके पास गई और उसके साथ खड़ी होकर हाथ सामने खड़े सूट बूट पहने शख्स के सामने फैलाती हुई बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ से चली जाओ, इस वक्त यहाँ खतरा है बेवकूफ़ लड़की। ये तुम्हारा बड़ा सा राजपूत पेंशन नहीं है, ये एक मसरूफ़ शारा है। वो इस वक्त एक फ़कीर के भेस में अपने मिशन के लिए इस वक्त उस मसरूफ़ शाहराह पर दूसरे ग्रोह का इंतज़ार कर रहा था। तभी वो इस बम और पटाखा रानी को देखकर अपने दांत पीसते हुए बोला, लुटेरे जी, वैसे मानना पड़ेगा, बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं आप। मैं अपनी शादी पर मेकअप के लिए आपको बुलाऊंगी। क्या आप आएंगे मुझे दुल्हन की तरह मेकअप करने? पाकीज़ा राजपूत शरीर नज़रों से उसके मेकअप से चेहरे को महारत से स्याह रंग में और एक हाथ पर शानदार तरीके से जलने का निशान बने हुए और दूसरे हाथ को गायब देखकर सताइशी नज़रों से देखती हुई बोली, शट अप, चली जाओ वरना। उसने शदीद गुस्से से उसके कोयले से रंगे सफ़ेद चेहरे को देखते हुए अपना हाथ नीचे रखे बोरी के अंदर डालते हुए कहा, नहीं नहीं लुटेरे जी, मुझे मत मारिए। अगर आप ये करेंगे और मुझे मारेंगे तो हमारी बच्ची का क्या होगा? हाय, ये कितनी छोटी और मासूम सी है। पाकीज़ा उसे बोरी के अंदर हाथ डालते हुए देखती अचानक से उसके बोरी के अंदर कुछ ढूंढते हाथों को पकड़ते हुए बोली, हमारी बच्ची, माय फुट। मुझे तुम्हें उसी दिन मार देना चाहिए था जिस दिन मेरे गिरोह ने तुम्हें कॉलेज से उठाया था, तो आज मुझे तुम जैसी मुसीबत से निजात मिल चुकी होती। उसने चिढ़ते हुए कहा, लुटेरे जी, आप मुझे नहीं मारेंगे, आप में हिम्मत ही नहीं। आप पिस्तौल ज़रूर पकड़ेंगे लेकिन गोली नहीं चलाएंगे। आपको पता है क्यों? पाकीज़ा राजपूत में नॉवल हीरोइन वाली रूह जाग उठी। वो अपनी मुलाजमा के हल्के सस्ते दुपट्टे को अपने लबों में दबाकर शरीर लहजे में बोली, ची ची यक। लेकिन ये क्या? मुलाजिमा का दुपट्टा मुंह में जाते ही उसे अपनी सतवा नाक में अजीब तरह की स्मेल और मुंह के अंदर एक ख़राब किस्म का जायका उगलता हुआ महसूस हुआ। तो वो मुंह टेढ़ा करके झटके से दुपट्टा मुंह से निकाल कर बोली, क्या हुआ मेरी फ़कीरनी? अपनी मुलाजमा का दुपट्टा खाकर कैसा लगा तुम्हें?
وہ اس کے منہ کو ٹیڑھا اور منہ سے عجیب طرح کی آوازیں نکلتے ہوئے دیکھ کر شریر لہجے میں بولا، بہت برا، چی چی میرے فقیر جی، پاکیزہ راجپوت نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ اس سے شرارت کے چکر میں ملازمہ کے کپڑے پہن کر یہاں آئی تھی۔ اب وہ ملازمہ کے دوپٹے میں لہسن، ادرک اور پتہ نہیں کس کس چیز کی بو کو سونگھ کر اپنا منہ بنا رہی تھی۔ مزید اچھے ناولز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔